हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आपके सामने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक स्लाइड है और ये बोर्ड एग्जाम जो 2023 में आप लोग देंगे उसके लिए एक क्विक रिवीजन स्लाइड है जो आपको इस स्लाइड से बहुत ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा आपको बोर्ड प्रिपरेशन में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है पहले से ही कि पढ़े हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस सेल से बना है और हर सेल जो है ग्रुप होकर एक आपका टिश्यू बनाता है और टिश्यू ग्रुप होकर आपका ऑर्गन बनाता है और हमारे लिविंग बॉडी में ऑर्गन जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो एक कम्प्लेक्स बॉडी बनता है जैसे ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो है वो अलग अलग ऑर्गन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर हमें बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा तो हम अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे बॉडी में फंक्शन जो भी है उसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम जो है अपने बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट जो है दो तरह से करते हैं। एक आपको एंडोक्राइन सिस्टम, एक है नर्वस सिस्टम, यानी दोनों सिस्टम के मदद से हम अपने बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपका केमिकल के हेल्प से हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं और उस हार्मोन्स के मदद से हमारे बहुत सारे बॉडी में जो फंक्शन है उसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ केमिकल हार्मोन्स के मदद से, तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जब नर्व सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व इम्पल्स के मदद से हमारे बॉडी में जो मैसेज पहुंचाना और वहां से मैसेज रिसीव करना, फिर उसके बाद उसको कमांड देना, तो यानी विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसके मदद से हमारे बॉडी के एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, तो हम उसे नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम का बात करेंगे तो अभी जैसे हम बात किए थे कि एंडोक्राइन सिस्टम आपको केमिकल की मदद से या हार्मोन्स की मदद से आपका जो बॉडी में वर्क होंगे या कोई भी एक्टिविटी होगा वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आएगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल सिक्रेट करते हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। उसका क्या नाम दिए? ग्लैंड। यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम में बात करेंगे तो जो ग्लैंड का नाम कहेंगे तो यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम कहेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपके यहाँ पर हार्मोन जो सिक्रेट करेंगे और उसमें जो ग्लैंड है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें आपके आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ये सब जो है सिर्फ हार्मोन्स आपको प्योरली एंडोक्राइन है। ये हार्मोन्स ही रिलीज करते हैं, हार्मोन्स के अलावा केमिकल के रिलीज करने के अलावा दूसरे वर्क नहीं है। मगर कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जो हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, यानी ग्लैंड का भी काम करते हैं और अदर फंक्शन का भी काम करते हैं। तो ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं पार्शली एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे पेनक्रियाज हो गया, गोनेड हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, किडनी हो गया, प्लेसेंटा हो गया। तो थोड़ा सा हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो ग्लैंड है प्योर ग्लैंड, उसके बारे में जिक्र करते हैं वन बाय वन। जिस तरह से आप देख रहे हैं बॉडी है ह्यूमन बॉडी, इसमें आपका हर ग्लैंड कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे ऊपर दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस, है ना। फिर आपका पीनल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिख रहा है, फिर पैराथायराइड ग्लैंड दिख रहा है आपको, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, फिर लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, पैनक्रियाज, ओवरी, प्लेसेंटा एंड टेस्टिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर हम बात करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का जिक्र करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ग्लैंड का बहुत ही बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड माना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका जो है आपका जितने भी अदर ग्लैंड है उसको कंट्रोल करने का, उससे काम करवाने का, यानी हार्मोन से रिलीज करवाने का काम ही करते हैं, इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका, उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं।
तो पिट्यूटरी जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी के, जो ऑफन इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं सेवरल अदर हार्मोनल ग्लैंड को, है ना। ये यूजुअली जो है आपको साइज ऑफ पी यानी मटर के दाने के बराबर होते हैं, और ये दो भाग में बटे हुए रहते हैं। एक को बोलते हैं फ्रंट पार्ट, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं बैक पार्ट, जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। एक ग्लैंड जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ग्रोथ ऑफ चाइल्ड में, पवर्टी टू फुल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक। और एक काम भी है इसका, गोनेड का स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसे सीक्रेट द गोनेड, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम करता है, जिसका काम है कि आपका गोनेड का काम है कि फीमेल या मेल का जो भी टेस्टी है, मेल का हो या फीमेल का हो, उसका स्पर्म को कंट्रोल करना, उस स्पर्म का हार्मोन को कंट्रोल करना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेक्स हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों का भी कंट्रोल करना इसी का काम है। तो अगर इसका बात करेंगे कि ये हार्मोन जो है ना, इनिशियली सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उसको डेवलप करने में भी काम आता है। अगर हम मेल में बात करें तो ये आपको एक्सेस अगर इसका सिक्रेशन होगा तो ये बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ करवाते हैं। फीमेल में भी जो है ये मैस्कुलाइजेशन का काम, स्टेरिलिटी का काम कर देते हैं। ये कॉजिंग डिजीज में हम बात करें तो ये आपका बियर्ड और मस्टू को बहुत एक्सेस ग्रोथ हो जाते हैं। और दूसरा है कि अगर इसके डिफिशियंसी हो जाए, कम हो जाए, तो ड्राइफिज्म का शिकार, मतलब ग्रोथ जो होगा बोन्स का वो रिटार्ड हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, जिसके कारण आपका बौनापन आ जाता है या गिंगैटिज्म का शिकार हो जाते हैं। इस तरह का इसका अगर अंडर सिक्रेशन हुआ तो देखिए, इसका बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका लोकेशन यहाँ पर है ना। ये आपका पोस्टीरियर और इंटीरियर लोब्स हैं। दूसरा है पाराथायरॉइड ग्लैंड। पाराथायरॉइड ग्लैंड क्या है भाई? तो ये लार्ज ग्लैंड है और आपको लैरिंग्स के पीछे लोकेटेड रहता है। इसका मेन काम है थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स को सिक्रेट करना, जिसका काम है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स को करना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, मेंटल डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, मेंटल डेवलपमेंट को इनिशिएट करना या उसको भाग लेना। इस तरह का इसका थायराइड ग्लैंड का काम है। अगर ये कम सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड, तो इसका क्या आपके ऊपर असर पड़ेगा? तो अगर कम सीक्रेट तो ये ग्वाइटर डिजीज देगा, जिसे सिंपल ग्वाइटर कहते हैं आप। इनलार्जमेंट इसमें क्या होता है सिंपल ग्वाइटर में, कि आपका जो थायराइड जो है इनलार्जमेंट हो जाता है, बड़ा हो जाता है और नेक के पास स्वेलिंग आ जाता है। ये जो है आपका आयोडीन के डिफिशियंसी के कारण होता है। फूड में आयोडीन के कमी होता है, उसमें ही देखा जाता है। दूसरा है आपका क्रेटिनिज। तो क्रेटिनिज में आप देखिएगा कि पुअर बॉडी ग्रोथ के कारण होता है और मेंटल रिटार्डेशन, है ना। पुअर बॉडी ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन। मैक्सोडेमा, है ना। मैक्सोडेमा में मतलब होता है कि आपका फेस जो है ना फूल जाएगा, हाथ पैर सब फूल जाएगा, एकदम फूला उला भारी टाइप का दिखेगा। यह आपका अंडर सिक्रेशन का है। ओवर सिक्रेशन में बात करेंगे तो एक्सपोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाता है, और इसमें जो है आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है और रैपिड हार्ट बीट चलने लगता है, छोटा छोटा आप सांस लेते हैं, शॉर्ट ब्रीथनेस हो जाता है। आई प्रोटोड, मतलब आपका आई जो है ना बाहर दिखेगा, लगेगा कि बाहर बहुत ज़्यादा आई आपका बाहर आ गए हैं, है ना। और ग्वाइटर के पास, आपका नेक के पास ग्वाइटर हो जाएगा। पैराथायरॉइड का बात करें तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है आप 4 टीनी ग्लैंड है और लोकेटेड कहाँ है? नेक के पास। और उसका काम क्या है? कैल्शियम लेवल को आपके बॉडी में कंट्रोल करना।
और ईच ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ द ग्रेन राइस, और हर जो है ग्रेन राइस पैराथायराइड्स जो है प्रोड्यूस कौन सा हार्मोन्स करता है, पैराथायराइड हार्मोन्स। वो क्या काम करता है, ब्लड कैल्शियम को कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। तो किस तरह से बढ़ाता है भाई, तो पहला ब्रेकिंग डाउन द बोन्स, बोन्स को तोड़कर, और कॉजिंग कैल्शियम रिलीज जिसके कारण। दूसरा रिलीजिंग द बॉडी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड। आपका जो है ना बॉडी के एबिलिटी को ना, जैसे आपका यूरिन फॉर्मेशन में किडनी को जो है ना एबिलिटी बढ़ा देता है कि, और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपका बढ़ा देता है कि फूड में जितनी भी कैल्शियम प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्ब किया जाए। किडनी को भी बढ़ाया जाता है, उसकी एबिलिटी के कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्लड में रखा जाए। नॉर्मल पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना आपका थर्मोस्टेट इन योर होम टू कीप ब्लड कैल्शियम लेवल इन हाई टाइटली कंट्रोल द रेंज। इसका काम है कि आपका जो ब्लड है उसमें कैल्शियम की मात्रा जो है हमेशा मेंटेन रहे। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड द टॉप ऑफ हिज किडनी, किडनी के टॉप पर आपका एड्रिनल ग्लैंड है, और वो आपका हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसमें आपको ब्लड शुगर, प्रोटीन, फैट, स्ट्रेसर लाइक मेजर इलनेस और इंजरी आपको इससे बचाता है, जिससे रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्रिनल हार्मोन्स जो है ना cortisol और एल्डोस्टेरोन होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है इसको प्रोड्यूस करता है एड्रेलिन, जो आपका सेक्स हार्मोन्स में जाना जाता है, एड्रोजन, और इसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। इसलिए करते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स क्योंकि आपको इमरजेंसी जब पड़ता है किसी तरह का आपके बॉडी में मेजर एक्सेस कुछ भी एक्सीडेंट होता है माइनर या मेजर, तो सबसे पहले आपका एड्रिनल वर्क करता है। तो ही इंजरी में सबसे ये वो जल्दी काम करता है, और इसी हार्मोन्स का वहाँ पर रेगुलेशन हाई हो जाता है, सिक्रेशन हाई हो जाता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड आपका सबसे छोटा ग्लैंड होता है आप, और ये आपको जो है ना लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन। और पीनल ग्लैंड जो है आपका छोटा होता है और साथ में रेडिश ग्रे देखने में लगता है, रेडिश ग्रे, और 1/3 इंच लॉन्ग होता है, बस 1/3 इंच, यानी 0.33 इंच लॉन्ग। और इन सेल मेनली कंप्राइज द ग्लैंड होता है। पीनल ग्लैंड जो है ना हार्मोन्स जो है मेलाटोनिन सिक्रेट करता है, जिसका काम ही है कि आपका कार्डिक रिदम, जो आपका हार्ट बीट होता है ना उसको रिदम को बनाए रखे, और साथ में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को कंट्रोल किए हुए रहे। थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो है ना मेन ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का, और ये आपका अपर चेस्ट रीजन में लोकेटेड है। इसका मेन फंक्शन जो है ना इस ग्लैंड का, वो आपका स्पेसिफिक सेल को डेवलपमेंट में, जैसे इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट में, टी लिम्फोसाइट जैसे हम बोलते हैं, और टी लिम्फोसाइट या टी सेल ही वाइट ब्लड सेल, जो आपको क्या करता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म से, यानी फॉरेन इन्फेक्शन से, जैसे बैक्टीरिया वायरस हो गया, उस सब से बचाता है ना। नेक्स्ट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। आपका पेनक्रियाज कहाँ है, दिख रहा होगा फिगर में, येलो टाइप का है ना, और ये आपका जो है ना अपर लेफ्ट एब्डोमेन के पास में है। It is surrounded by other organs, include the small intestine, liver, spleen। इसे किससे घिरा हो रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लीवर से, स्प्लीन से। और एक ऐसा स्पॉन्जी लाइक होता है, 6 to 10 इंच लॉन्ग होता है,
इसका जो शेप है आपका फ्लैट पियर और फिश एक्सटेंडेड हॉरिजेंटली अक्रॉस द एब्डोमेन दिखता है। टू मेन पेनक्रियाटिक हार्मोन्स जो आपको मालूम है कि इंसुलिन और ग्लाइकोजेन। इंसुलिन का काम है कि ब्लड शुगर को आपके शुगर की मात्रा को ब्लड में लो करना, और ग्लाइकोजन का काम है कि आपको शुगर की मात्रा को बढ़ाना, ब्लड शुगर को मेंटेन करना एक तरह से। तो इसमें आप देखेंगे कि क्रूशियल जो फंक्शन ऑर्गन निभाता है इसमें आपका ब्रेन, लीवर, किडनी है। नेक्स्ट है आपका गोनेड। गोनेड जो है आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये आपका टेस्टी इन मेल एंड ओवरी इन द फीमेल। गोनेड आपका पता ही है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है। तो मेल में आपका टेस्टी और फीमेल में आपका ओवरी है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म और ओवा यानी एग सेल प्रोड्यूस करने के लिए। मगर आपको पता है कि हार्मोन्स जो आपका सेक्स हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा होगा? वो गोनैड के द्वारा, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। तो अगर टेस्टिस का बात करें तो मेल सेक्स हार्मोन जो है आपका एड्रोजन होगा, और प्रिंसिपल जो है एड्रोजन का काम करने का वो आपको पता है कि ये प्रोड्यूस करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और टेस्ट्रॉन जो हार्मोन्स आपको है वो आपका शॉर्ट टाइम बर्थ में, नियरली आपको चाइल्डहुड में, उसके बाद ये कब आप वो डेवलप हो जाएगा? रिज्यूम एट द पोवर्टी एज पर। दूसरा आपका ओवरी है जो टू ग्रुप ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन है, जहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपका सिक्रेट करता है, जो आपका सेक्स हार्मोन का काम करेगा। सेकेंड पार्ट है आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अभी तो हम लोग इससे पहले जो भी पढ़ रहे थे, देख रहे थे, वो आपका हार्मोन्स था, यानी केमिकल के थ्रू आप अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो उसका पार्ट था। अब जो है, अब हम इम्पल्स के थ्रू न्यूरॉन के हेल्प पे मदद से हम किस तरह से बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो इस पार्ट में पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम जो है आपको पता है कम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व सेल का, जो मैसेज को कैरी करेगा कहाँ से? सेंस ऑर्गन से ब्रेन, और ब्रेन से फिर वापस सेंस ऑर्गन तक। ये नर्वस सिस्टम जो है ना आपका दो भाग में बांटा हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे सीएनएस बोलेंगे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम पीएनएस बोलेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आएंगे, और पीएनएस में यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स कैरी करता है ब्रेन के पास, ब्रेन से ऑर्गन के पास, उसमें आपका सोमैटिक नर्व सिस्टम, एटोनॉमिक नर्व सिस्टम है। अब ब्रेन में अगर हम बात करें तो ब्रेन आपका तीन भाग में बटा है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिंगाटा। उसी तरह से आपका यहाँ पर एएनएस जो है सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक में बटा हुआ है। फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का? तो मेनली जो है ना तीन फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। पहला जो है वो आपका सेंस ऑर्गन का काम करता है, आउटसाइड बर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो सेंस ऑर्गन आपका वर्क करता है। दूसरा जो है आपको थिंक एंड टू रीजन आउट, यानी आपको ये सोचने में मदद करता है कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, और क्यों हो रहा है। इट कंट्रोल ऑल वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटी लाइक रनिंग व स्पीकिंग। आपको ये जो है ना जितने भी वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटी है, दौड़ना, बोलना, है ना, ये सब के लिए ही आपका रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट, इट रेगुलेट द सेवरल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द फूड कैनाल, ये सब को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है, इससे भी आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कुछ बेसिक टर्म है इसके लेकर जो नर्वस सिस्टम में जो आपको जानना चाहिए। पहला, स्टिमुलस। कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ भी डिस्टरबेंस होता है जिसके कारण आपके बॉडी एक्टिविटी रिएक्ट करता है, उसे स्टिमुलस बोलते हैं। इम्पल्स बोलते हैं कि इम्पल्स उसको बोलते हैं जो आपका इन्फॉर्मेशन कैरी करे या फिर कुछ रिसीव करे या किसी को ट्रांसमिट करना हो। तो वो जो जिस टर्म में आपको बॉडी को रिस्पॉन्स देता है
इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, वो इम्पल्स कहलाता है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि बाहर से जो भी आपका डिस्टरबेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी जो है कुछ वर्क करता है, तो उसे हम रिस्पॉन्स कहेंगे। जैसे ठंड में अगर आपको ठंड लगा तो आपका बॉडी क्या करता है कि उसे कंपन करता है, वाइब्रेट करता है मसल्स को, जिससे आपका बॉडी में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जो हम इससे कहेंगे रिस्पॉन्स। जैसे अगर अचानक कोई भी बॉल आपके पास आते रहेगा तो जैसे डिटेक्ट करेगा तो आई ब्लिंक कर जाएगा, मतलब आई जो है आपका क्लोज हो जाएगा। या फिर आप डार्क लाइट से, जैसे बाहर में बहुत लाइट है ना, जैसे सनरेज से आप अचानक अंदर रूम में चले जाते हैं, डार्क रूम में, तो आपके आई क्या करेगा, तुरंत ही एक्सपैंड कर जाएगा, पूरी बहुत ज़्यादा खुलेगा। या फिर आप डार्क रूम से बाहर आएंगे लाइट में, तो आपका आई क्या करेगा, तुरंत क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है आपका डिफरेंट ऑर्गन बॉडी से। रिसेप्टर, रिसेप्टर आपको पता है कि जो पल्स को रिसीव करेगा उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। जैसे ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये पल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। आपके जितने भी सेंस ऑर्गन है वहां से पल्स जाता है आपका ब्रेन स्पाइनल कोड के पास, तो उसे रिसीव करता है, तो उसे बोलते हैं रिसेप्टर। इफेक्टर, इफेक्टर उसे बोलते हैं जब आपका ब्रेन या स्पाइनल कोड के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा जाए, उसके कारण वहां पर जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा उसे इफेक्टर बोलते हैं। नर्व, नर्व आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जो कि आपके बॉडी में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में काम करता है। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व उसे बोलेंगे जो आपके बाहर का स्टिमुलस को सेंस करके आपको ब्रेन या स्पाइनल कोड को पहुंचाता हो। मोटार नर्व उसे बोलेंगे जो आपकी ब्रेन से इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन साइट पर पहुंचाता हो, उसे हम मोटार नर्व बोलते हैं। नर्वस सिस्टम, फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है आपका डिपेंड करता है कि स्टिमुलस जो भी है इंटरनल और एक्सटर्नल उसके रिस्पॉन्ड पर। तो स्टिमुलस क्या है, एक एजेंट है इन्वायरमेंट चेंज का या कोई भी एनवायरमेंट एक्टिविटी का जिसके कारण वो बॉडी आपका इन्फ्लुएंस में आ रहा हो। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सेल बॉडी है या आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, तो आगे सबसे आगे डेंड्राइट है, फिर सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, फिर आपका एक्सॉन है, मैलिन शीथ है, इसको बोलते हैं मैलिन शीथ, जो दो अलग अलग ब्रिक्स टाइप का दिख रहा है ना, ये मैलिन शीथ होता है। और जो मैलिन शीथ, दो मैलिन शीथ के बीच में जो आपको जगह दिख रहा है ना नोड टाइप का, इसे नोड ऑफ रेनवेयर बोलते हैं। एंड इधर लास्ट में जो दिख रहा होगा मोटार इन प्लेट, तो होता क्या है कि आपका जो है इंफॉर्मेशन जो है डेंड्राइट जो है रिसीव करता है, उसे ट्रांसफ़र करता है सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से आपका ट्रांसफ़र होता है एक्सॉन पार्ट में, और एक्सॉन से आपका मोटार इंड प्लेट है उसमें जाता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर डेंड्राइट के पास जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है वो केमिकल फॉर्म में होता है, और वहाँ से वो केमिकल फॉर्म से किस फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिकल पल्स में, और इसके थ्रू पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। फिर यहाँ से जब रिलीज होता है मोटार इंड प्लेट से, तो वापस एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव किया गया उसको क्या किया, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस और रिस्पॉन्स देने में ना आपका दो ऑर्गन है जो काम करता है, एक है ब्रेन और दूसरा है आपका स्पाइनल कोड। तो बात करेंगे कि ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन आपका है जो तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट में आपका बटा हुआ है। एक को बोलेंगे सेरेब्रम, दूसरे को बोलेंगे सेरेबेलम, तीसरे को बोलेंगे मेडुला ऑब्लिंगाटा। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से जब सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगाटा इस सब के बीच में जो स्पेस है वो फिल रहता है। वो स्पेस किसके, तो वाटरी फ्लूइड नोन एज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड
है ना, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से इन लोग भरा हो जाता है, जो कि आपका एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, ब्रेन को डैमेज होने से भी बचाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका अलग अलग पार्ट से अलग अलग वर्क होता है ब्रेन का। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ब्रेन को ना सेरेब्रम को 3 पार्ट में फ्रंट, मिड और हिंड ब्रेन में बांटते हैं ना। तो आप यहाँ पर देखिए मेमोरी अगला जो है सेरेब्रम पार्ट, यहाँ पर ये मेमोरी आपका काम करता है, मेमोरी स्टोर करने का काम करता है। यह स्पीच में बोलने में मदद करता है, स्मेल में मदद करता है, टेस्ट में मदद करता है ना। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, ये पार्ट जो दिख रहा है हेयरिंग वाला मदद करेगा आपका सेरेबेलम वाला। फिर यहाँ आपको दिख रहा हो कि पोस्टीरियर जो पार्ट है वह आपका सेंसेशन में, और आपका जो पीछे वाला बैक पार्ट है वह आपका विजन में। सेरेब्रम का बात करें तो इसमें देख रहे होंगे सेरेब्रम पार्ट जो है आपका, ये आपका लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम होता है, और इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट और राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर। इसका आउटर स्फेयर जो होता है, सरफेस जो होता है वो थोड़ा कॉन्वोल्यूटेड, यानी दिख रहा होगा यहाँ पर घुड़मुड़ा कर, उससे कॉन्वोल्यूटेड बोलेंगे। और आपका रिज एंड ग्रूव, यानी इसमें अंदर में जो है ना कट, एक तरह से गड्ढा उच्चा जो दिख रहा है ना, वो ग्रूव कहलाता है। फिर ग्रूव पार्ट है, आउटर पोर्शन जो है और कॉर्टेक्स जो है सेरेब्रम का, वो आपका न्यूरॉन उसमें रहते हैं, जो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। और ग्रेस इन कलर जो होता है वो आपका ग्रे मैटर जो कहलाता है, और वाइट मैटर जो कहलाता है, ये आपको ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है, और बीच में आपका ये फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये आपका एक तरह से ओवरऑल बात करेंगे तो इसका काम है सेरेब्रम का इंटेलिजेंस, यानी आपको सोचने समझने और आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। कॉन्शनेस, यानी को आपको ये कॉन्शियस आपको कितना करता है उस पर है। विल पावर, किसी भी काम करने के लिए आपको हौसला यही देता है। और साथ में जितने भी वॉलेंट्री एक्शन जितना भी है, वो सब के सब सेरेब्रम के द्वारा ही लिया जाता है। सेरेब्रम की बात करें तो सेरेबेलम की बात करेंगे तो ये बहुत ही छोटा होता है, और ये बीच में आपका ब्रेन लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे रहता है। इसका भी ग्रे और वाइट मैटर जो होता है बॉडी का जो है आपका जर्क करने से बचाता है। इसका मेन काम जो है सेरेबेलम का, वो बैलेंस द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने के लिए और बहुत सारा मस्कुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करता है। जैसे आप चल पाते हैं, खड़ा हो पाते हैं ना, इसमें ये आपका सेरेब्रम मदद करता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा, तो मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है आपका लोएस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन है, ये लोकेटेड कहाँ है, बेस ऑफ द स्कल। ये ट्रायंगुलर शेप में दिखता है आपको खास करके। यह स्पाइनल, जो बिहाइंड द स्पाइनल कोड होता है, इसका मेन काम है आपका एलिमेंट, जैसे आपका वेस्ट्रल ऑर्गन जो होता है उसको कंट्रोल करना, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, मूवमेंट ब्रीदिंग हो गया, बीटिंग ऑफ हार्ट हो गया, और बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन भी जो हैं उसे भी कंट्रोल करता है। अगर मेडुला इंजर्ड हो गया तो समझिए कि किसी भी आदमी को बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शन जो आपका ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीटिंग हो गया, इसको यही कंट्रोल करता है, तो वो फिर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, आपका हो सकता है फंक्शन नहीं कर पाए, स्टॉप हो जाए। तो इसलिए अगर वो स्टॉप हो जाएगा तो कोई भी आदमी को बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का काम है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे ही रहता है, जस्ट आपको दिख रहा होगा, है ना, या आप बात करेंगे नीचे से तो आपको जितना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ऊपर है। इससे मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है ना, उससे नीचे जैसे ही आइएगा तो आपको दिख जाएगा कि स्पाइनल कोड है, और कहाँ तक ये बैकबोन से होते हुए धीरे धीरे ये आपका हिप एरिया जो है, बैकबोन एरिया, वहां तक पहुंचता है। इसका काम क्या है? एक काम करता है स्पाइनल कोड जो है, रिफ्लेक्स एक्शन में है मदद करता है। ये सेंसरी इम्पल्स जो होता है, जो ब्रेन से मसल्स के पास, मसल से ब्रेन के पास जो आता है, उसमें इसका मदद होता है। ये मोटार जो रिस्पॉन्स जो होता है
ब्रेन से मसल्स के पास जाने के लिए, उसमें ये मदद करता है। उसी में एक रिफ्लेक्स एक्शन का बात करेंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन आपका जो है नर्व सिंपल एक्शन है। जब आपका कोई भी बॉडी पार्ट अगर पता नहीं चले ब्रेन को, और उसके बाद अगर किसी तरह का पिंच हो जाए, चाहे कोई ऑब्जेक्ट सडनली आपके पास पहुंच जाए, तो उसमें बॉडी जो है ना अपने आप को बचाने के लिए ना उससे दूर या उससे हट जाता है, आई क्लोज कर लेता है। कुछ ऐसे एक्शन होता है जो ब्रेन ब्रेन के न लेकर आपका स्पाइनल कोड आपका उसका डिसीजन लेता है। तो ये स्पाइनल कोड आपका डिसीजन इसलिए ले पाता है क्योंकि आपका जो नर्व सेल होता है, मोटर नर्व, उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन और आयंस होते हैं जो कि इस तरह के एक्शन लेने में आपका सक्षम है। तो ये एक तरह से आप देखेंगे तो ये क्विक एक्शन जो होता है ना, क्विक रिस्पॉन्स देना। क्विक रिस्पॉन्स में अगर ब्रेन यहाँ पर इन्वॉल्व होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जब थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हमारे बॉडी को नुकसान बहुत पहुंच जाएगा। इसलिए इस तरह का जो ऑर्गन होते हैं ना, कुछ ऐसे एक्शन होता है जिससे टाइम ज़्यादा ना लगे और सडनली जो है ना ये उस पर एक्शन ले, तो उसमें ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे आपको अगर कोई पिंच करे तो आप पहले ना बॉडी को अपने ना उस हर जगह से ना एक्शन जगह से हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हुआ, है ना। अगर यही ब्रेन जो है, ब्रेन को डिसीजन लेना होता है तब उसको सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन मिलेगा, उतना देरी में क्या करेगा ब्रेन प्रोसेस करेगा कि हाँ इसको हटाना है कि नहीं, फिर वो कमांड भेजता, फिर हटाते हैं हम बॉडी पार्ट को। तो ये ज़्यादा टाइम लगता है जिसके कारण डैमेज हमें ज़्यादा होता है। तो ये काम कैसे करता है उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहले कोई भी आपका सेंसरी, जितनी भी सेंसरी पार्ट है 5 है, उसमें कुछ न स्टिमुलस आता। तो स्टिमुलस आता किसी हीट के फॉर्म में आता या प्रिक के फॉर्म में आता, कुछ स्टिमुलस होता। उस स्टिमुलस को रिसेप्टर क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन जो है रिसीव करता है, और उस रिस्पांस को एफरेंट सेंसरी नर्व के द्वारा वो कहाँ पहुंचाया जाता है आपको, स्पाइनल नर्व के पास या स्पाइनल कोड के पास बोलते हैं। किसके फॉर्म में, इम्पल्स के फॉर्म में। जैसे स्पाइनल कोड के पास पहुंचता है तो वहां पर यह स्पाइनल कोड जो है ना ब्रेन के पास ना भेज कर इन्फॉर्मेशन क्या करता है, वो खुद डिसीजन ले लेता है और मोटार नर्व को ना मैसेज भेज देता है, कमांड भेज देता है कि वहां से उसे, है ना, स्पाइनल नर्व को कमांड भेज देता है कि वहां से उस बॉडी पार्ट को क्या किया जाए, इमीडिएटली जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में वहां का मसल्स आ जाए। और वहाँ का मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आता है, यानी अपने मसल्स को अपने सब खींच लेता है बॉडी अपने तरफ, और साथ में स्पाइनल कोड क्या करता है, ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन भेज देता है। मगर ब्रेन से पहले ही ये यहाँ पर क्या करता है कि बॉडी पार्ट को जो है वहाँ से दूर किया जाए। ये तो था आपका ह्यूमन यानी एनिमल मूवमेंट के बारे में, एनिमल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन का। अब हम बात करेंगे प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो प्लांट में आप देखेंगे कि जितने भी हायर मूवमेंट होते हैं प्लांट में, वो बेंडिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया या एलोंगेशन ऑफ सर्टेन पार्ट हो गया, ये सब का सब जो है ना स्टिमुलस के रिस्पांस में, यानी जो आपका डिस्टरबेंस होता है या किसी तरह से फैक्टर जो है प्लांट को डिस्टर्ब करता है तो उसके अगेंस्ट में वो काम होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है केमिकल ही कम, यहाँ पर केमिकल फैक्टर जो है ज़्यादा करके वर्क करा है। तो केमिकल जो मूवमेंट होगा या फैक्टर होगा तो उस पर देखिए पहला सबसे पहले जो आता है वो मूवमेंट, वो आता है ट्रोपेज्म। तो ट्रोपिज्म क्या है, तो ट्रोपिज्म कहता हूँ मूवमेंट जो है प्लांट का जो स्टिमुलस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर रिस्पॉन्ड दे। तो स्टिमुलस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड देगा तो उसे हम कहेंगे ट्रोपिज्म। और अगर स्टिमुलस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं देगा तो उसे बोलेंगे नास्टिज्म। तो यहाँ ट्रोपिज्म जो है टाइप है जो फिजिकल फैक्टर पर, तो हम बात करेंगे तो पहला है फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म यानी प्लांट का वो रिस्पॉन्स जिधर से लाइट रिसीव कर रहा हो उसके तरफ, यानी प्लांट का ट्रॉपिकल रिस्पॉन्स उस तरह से मिलना चाहिए जिस ओर से लाइट आ रहा हो। जैसे आप विंडो के पास में अगर प्लांट रख दें तो वो आपका ऊपर ना ग्रोथ करके किधर की ओर, जिस ओर से उसे लाइट मिलेगा उस ओर उसका ग्रोथ आपको ज़्यादा करके दिखेगा। तो अगर प्लांट की ओर जिधर ग्रोथ ज़्यादा दिखा तो उसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। और अगर
रूट की बात करें तो प्लांट से क्या होता है, लाइट के अगेंस्ट में वो वर्क करता है, नीचे जाता है, सॉइल में जाता है, तो हम इसे निगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। यानी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म उसे कहेंगे जो लाइट के ओर ग्रोथ हो, और निगेटिव फोटोट्रोपिज्म उसे कहेंगे जो लाइट की ओर ग्रोथ ना होकर उसके अगेंस्ट में ग्रोथ हो, उसे हम निगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है आपका जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब प्लांट का वो मूवमेंट, वो ग्रोथ जो आपका ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग हो। अगर ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में हो, तो अगर जिस ओर ग्रेविटेशनल पुल है उसी ओर प्लांट का भी रिस्पॉन्स है, उधर ही रिस्पॉन्ड करा, उधर ही ग्रोथ हो रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। और उसके अगेंस्ट में जो होगा उसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो रूट पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा, और शूट पार्ट जो होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। थर्ड जो है आपका कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म का बात करेंगे केमिकल के रिस्पॉन्स में, यानी प्लांट का ग्रोथ या मूवमेंट किसके, केमिकल के रिस्पॉन्स में अगर हम बात करेंगे तो उसे हम कीमोट्रॉपिज्म करेंगे। जैसे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का वहाँ पर आपका जो डेवलप करता है पोलन ग्रेन, वहाँ पर मकस में रहता है, आप पोलन ग्रेन देख रहे हैं वह स्टिग्मा पर रहता है ना, तो वहाँ से क्या करता है, स्प्रॉट करके आपका एक पोलन ट्यूब डेवलप होता है, और पोलन ट्यूब आपके ओवरी के पास पहुँचता है। तो ये आपका वहाँ पर अगर मकस ना हो तो उसके बिना ये डेवलप ही नहीं करेगा, तो यानी केमिकल के रिस्पॉन्स में वो वर्क किया, तो इसीलिए ये आपका कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है। और आपका अगर हम बात करें थिग्मोट्रॉपिज्म का, तो थिग्मोट्रॉपिज्म जो है ना, डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू टच द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। आप देखते हैं कि गाँव में या लत्तड़ जो होता है, जो जो ग्रास लेवल पर होते हैं, है ना, उसको आप देखेंगे कि अगर उसका एक पार्ट को ना किसी भी चीज़ का सपोर्ट मिल जाए, या आप एक छोटा सा थ्रेड लटका दें, चाहे एक डंडा रख दें, उसके सहारे वो ऊपर की ओर ग्रोथ करने लगता है। तो उस तरह का मूवमेंट जो होता है प्लांट का, वो आपका थिग्मोट्रोपिज्म में आता है। लास्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब प्लांट का ग्रोथ प्लांट का ग्रोथ आपका वाटर के इन्फ्लुएंस में, अगर जिस ओर वाटर है जहाँ पर उस ओर अगर रूट हेयर का ग्रोथ हो तो इस पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। और अगर जिस ओर वाटर नहीं है, सिंपल सा ग्रोथ आपको दिख रहा है, तो आपका वो नॉर्मल हाइड्रोट्रोपिज्म ग्रोथ कहलाता है। आपका ये सेकेंड पार्ट हो गया नास्टिक मूवमेंट। आपको बताया था कि ग्रोथ जो है ना, आप अगर growth movement of a certain part of plant in response to external stimulus where the direction of stimulus does not determine the direction of response is called nastic movement। नास्टिक मूवमेंट उसे कहेंगे जहां पर डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस जो है ना, उसके मूवमेंट को डायरेक्ट नहीं करता है। तो जैसे आप टच मी नॉट प्लांट में अगर आप छू देंगे तो क्लोज हो जाता था, क्लोज हो जाता तो उस डायरेक्शन में तो हम फिंगर का रिस्पॉन्स नहीं किए थे, मगर ये अपने आप को क्या करता है, क्लोज कर लेता है, तो इसलिए आपका नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स हो गया, इसलिए ये आपका नास्टिक मूवमेंट में आ गया। तो मेन डिफरेंस क्या है ट्रोपिज्म नास्टिक मूवमेंट में, तो नास्टिक मूवमेंट और ट्रोपिज्म में ये डिफरेंस है कि ट्रोपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और नास्टिक मूवमेंट होता है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट में अगर हम बात करेंगे हार्मोन्स के लेकर, तो यहाँ पर 5 हार्मोन्स हैं जो मुख्यतः काम करते हैं प्लांट में। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है गिबरेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन, और फोर्थ है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड आपका लास्ट है। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो है ना आपका डिफरेंट, ये आपका नाम जब इसका केमिकल बात करेंगे तो 3 एसिटिक एसिड कहलाता है। और इसका फंक्शन क्या है ऑक्सिन का, ये ऑक्सिन करता है, स्टिमुलेट करता है टिश्यू को, है ना, टिप पर जो आपका टिश्यू जो प्रेजेंट है, रूट हेयर का हो चाहे शूट का हो, उसको रैपिड सेल डिवीजन में ये डालता है ऑक्सिन। दूसरा इसका काम है कि सेल को इनलोंगेशन या ग्रोथ में, इसको इनलार्जमेंट करने में इसका मुख्यतः भाग रहता है, यानी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। ऑक्सिन रिप्रोड्यूसर एट स्टीम tips translocate the darker side causing more growth of the stem and darker side, therefore stem bend toward the light। ऑक्सिन का काम है
कि ट्रांसलोकेट करता है, वो बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ करवाता है डार्क पार्ट में, कि सो दैट ही ज़्यादा ग्रोथ करके वो डार्क साइड से निकल कर लाइट में आए, है ना, टूवर्ड द लाइट। ऑक्सीजन का ये भी काम है कि ये फ्रूट जो है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। टर्मिनल बर्ड जो होता है प्लांट में, वो आपका देखिएगा तो लेटरल जो बर्ड होता है, टर्मिनल बर्ड होता है, इसके एपिकल डोमिनेंसी जो होता है उसमें यह मदद करता है। और साथ में यह आपका लीफ जो हो गया, फ्रूट जो हो गया, ये पक कर जो गिरता है, इसमें आपका ऑक्सीजन का मेन मुख्य रोल है। गिबलिन्स का क्या काम है भाई? तो गिबलिन्स का काम है सेल डिवीजन में भाग लेना, किसी भी सेल को सेल डिवीजन के लिए तैयार करना, इनलोगेशन के लिए तैयार करना, लेंथ का जो एक नोड से दूसरा नोड का बीच का जो लेंथ होता है उस लेंथ को इंक्रीज करना। जैसे आप बांस का पेड़ देखे होंगे तो एक नोड से दो नोड का बीच का जो बांस का जो होता है लेंथ, उस लेंथ को क्या कर सकता है गिबलिन, ये बढ़ाएगा। अगर कम मात्रा में सीक्रेट होगा तो छोटा कर देगा। साथ में ये एक ग्रोथ इन्वेटर है, मतलब ये आपका सीड डोमेसी करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। फल जो है आपका वो छोटा आएगा कि बड़ा होगा, फूल जो है छोटा होगा या नहीं लगेगा, रूट आपका ये डेवलप करेगा बहुत ज़्यादा कि नहीं करेगा, इस सब चीज़ के लिए आपका गिबरेलिन है ना। आपका एक गुच्छा में कितने ग्रैप्स होंगे, इसके लिए भी गिबरेलिन आपका रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकिनिन्स का काम है सेल डिवीजन में भाग लेना, सेल को एनलार्जमेंट करना, एपिकल डोमिनेंसी दिखाना। साइटोकिनिन्स हैव बीन फाउंड इफेक्टिव इन ब्रेकिंग आउट डोमिनेंसी ऑफ सीड्स। सीड्स डोमिनेंस करेगा कि नहीं करेगा किसी भी फ्रूट में, तो उसमें साइटोकिनेसिस का मुख्य रोल होता है। अगर साइटोकिनेसिस वहाँ पर सीक्रेट हुआ तो डोमिनेंसी जरूर करेगा सीड्स का। इथाइलिन, इथाइलिन इनहिबिटर जो है आपका, ये डेवलप करता है लेटरल बर्ड को। इसका काम है आपको स्टिमुलेट करना, किसको, ट्रांसवर्स एक्सपेंशन को। ट्रांसवर्स एक्सपेंशन में जैसे आ जाएगा लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट का, इसका। और साथ में इसका काम है कि आपका रेट ऑफ रिपनिंग जो होता है फ्रूट का, उसको इफेक्ट करता है। वो बढ़ाना घटाना जो इथाइलिन का ही काम है। थैंक यू वेरी मच।